नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ACP मैथ में। जैसे कि आपको पता है हम ज्योमेट्री टॉपिक चला रहे हैं और उसके मैं 7 पार्ट ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आज हम पार्ट नंबर 8 में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे और कुछ आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी, ठीक है। आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे के मैंने क्वेश्चन लिए, आइए देखते हैं। पार्ट नंबर 8 चल रहा है आपका। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABE एक वर्ग ABCD। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं हम, ठीक है। एक वर्ग हम बना लेते हैं ABCD। ABCD एक वर्ग है और उस पर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABCD कैसे भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिधर ABCD इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ABE, इस पर एक त्रिभुज है ABE। तो ABE हो गया, यहाँ से कोई त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल यहाँ पे ए हो गया आपका, ठीक है। ABE कोई ट्राइंगल है, तो ये इसके बाहर बनाया हुआ है, पहले ही बोला था बाहर बनाया हुआ है, ठीक है। तो रेखा DE और विकर्ण AC, रेखा DE ये वाली रेखा, तो D से E पे कोई रेखा मिल रही है, ठीक है। ऐसे मैंने मिला दिया, तिरछा हो जाता है तो उसमें कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। विकर्ण AC, विकर्ण मतलब डायगोनल AC की बात हो रही है। तो ये आपका डायगोनल AC हो गया। बिंदु O पर काटते हैं, इसका मतलब यहाँ इसको ये बिंदु O कह रहा है। क्या कह रहा है इसको? ये बिंदु O कह रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है COD का मान ज्ञात करो। COD, आपसे COD का मान, ये मान पूछा है आपसे, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। बहुत ही सरल तरीके से हम इसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस पर एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समबाहु मतलब समान बाहु, ठीक है। तीनों भुजाएं अगर इसकी समान हो गई, आप एक बात बताइए, स्क्वायर जो होता है हमारा, वर्ग जो होता है, उसकी भी तो चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर इस जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी और उतनी ही ये होगी। तो ये जितनी भी भुजा मैंने आपके सामने बना रखी हैं, जितनी भी साइड्स बना दी, ये सब क्या है? इक्वल साइड है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये भी बात हमें एक पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसका विकर्ण जो होता है, इसका डायगोनल जो होता है, हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे काटता है। कितने पे काटता है? 45 डिग्री के एंगल पे काटता है। बात समझ में आ रहा है? स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे काटता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, जो एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसके सभी कोण समान होते हैं। जिस तरह से सभी भुजाएं समान है, सभी कोण समान। जब तीनों ही कोण समान है तो तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं भाई? 60-60 डिग्री के तीनों ही कोण होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, आपसे कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं तो जब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगी? ये दोनों बराबर होंगी। तो मान लेते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इतना एंगल भी तो थीटा होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। भाई आपको मैंने ये बात बता रखी है नहीं। अब ये कह रहा है कि ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये वाली और ये वाली बराबर हैं। जब दोनों साइडें बराबर हैं तो इनके दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, नहीं होंगे? ठीक है, ये वाला रूल मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। तो ये वाले दोनों एंगल अगर बराबर हैं और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, मैं त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ? DAE की, मैं ट्राइंगल DAE की बात कर रहा हूँ। तो इसके तीनों कोनों का योग कितना होता है भाई? 180 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 थीटा, 1 थीटा 2 थीटा। और अगर ये 60 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, ऑलरेडी हम जानते ही हैं, ठीक है। ये पूरा 90 60 है, तो 2 डिग्री प्लस 150 इजिकल टू कितना हो गया? 180, ठीक है। यहाँ से 2 डिग्री बराबर आ जाएगा, 2 थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ये 150 जाके इधर घट जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2 से इसे को डिवाइड करेंगे, थीटा बराबर यहाँ से हमें 15 मिल गया। अगर यहाँ से हमें थीटा बराबर 15 मिल चुका है तो इसका मतलब ये थीटा 15 है। अगर ये थीटा 15 है और पूरा एंगल कितने का है? 90 का, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा भाई? ये अगर 15 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 75 का। बात समझ में आई आपको? आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ट्राइंगल ये में, ठीक है। कर सकते हैं आप तो, ठीक है। तो ट्राइंगल COD में आ जाते हैं हम। ट्राइंगल COD में कितना? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 अंश, तो 45 और प्लस 75 और प्लस एंगल COD जिसका मान हमसे पूछा है और बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11 7 4 11 और 5 5 10 120 हो जाएगा। तो एंगल COD बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा और एंगल COD का मान जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा,
ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके और भी बहुत तरीके हैं, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे सोल्व करने के। आप इस एंगल यहाँ निकाल के, इस वाले एंगल को निकाल के इस लाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मल्टी जो है मेथड बन सकते हैं इसके। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुज में बिंदु ABC क्रमशः भुजा DE और DF, DE DF और EF इस प्रकार दिए गए हैं कि EC बराबर AC है और CF बराबर BC। EC बराबर है AC के और CF बराबर है किसके, BC के। तो आपसे क्या पूछा गया, एंगल ACB का मान पूछा गया। ACB आपको दिख रहा होगा, एंगल ACB का इसमें मान पूछा गया है और एंगल D की वैल्यू आपको दी हुई है, मात्र एक एंगल दिया हुआ है और आपको इसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों साइडें बराबर हैं, अभी मैंने रूल बताया, जब दो साइडें बराबर हैं तो उनके दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर मान लिया ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जिस तरह से ये साइडें दो बराबर हैं, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका अल्फा होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका अल्फा होगा। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर मैं ट्राइएंगल DEF में देखूं, अगर मैं ट्राइएंगल DEF में देखूं तो क्या बन रहा है, ये 40 प्लस थीटा और प्लस ये वाला एंगल अल्फा इक्वल टू 180। साफ साफ नजर आ रहा है, 40 अल्फा थीटा और अल्फा बराबर 180 होगा। 40 अल्फा और थीटा बराबर क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा बराबर 140 आ गया। कितना आ गया, अल्फा प्लस थीटा बराबर 140 आ गया। कितना आ गया भाई, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना आ गया, 140 आ गया। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। अभी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी। ठीक है, क्या थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको ये थ्योरम पढ़ाई थी कि ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इस एंगल और इस एंगल के बराबर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये, पहली वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया था कि मैं अगर, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B प्लस एंगल D के होता है। होता है नहीं होता है ये एंगल, ये बात मैंने आपको पहले ये प्रूव करके भी दिखाई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकता है जाके। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल, अगर ये वाला अल्फा, अगर इस वाले एंगल के, देखो ये इसी तरह से बना हुआ है नहीं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा, तो हम बात करते हैं अल्फा प्लस थीटा की। अगर अल्फा प्लस थीटा है तो वो बीटा प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बीटा प्लस 40 के बराबर हो जाएगा इस वाले थ्योरम से। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताऊंगा आपको, इसमें बहुत बढ़िया कि आपको समझ में इतनी बढ़िया तरीके से आएगी। अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 140 है। ठीक है, और बराबर बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसको मैंने बीटा मान लिया और 40, तो यहाँ से जो है बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। कितनी आ गई, 100 डिग्री। बात समझ में आप लोगों को आई होगी। तो 100 डिग्री इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे यार ये थ्योरम कहाँ से आ गई, ये मैंने कराया है, आप मेरी जो है वीडियो जाके देखें, मैंने प्रूव भी कराया है इस थ्योरम को। ठीक है, चलिए अब एक और नई बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्या थ्योरम लगा दिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस थ्योरम से ही आप क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के और बहुत तरीके हैं। बेसिकली अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से कि जो हमारा ये बीटा का मान है, आपको यहाँ देखने में लग रहा होगा यार अल्फा और थीटा, अल्फा और थीटा पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं है। क्यों नहीं करेगा, क्यों ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ एंगल कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये एंगल अलग ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा कि इन दोनों, अब देखो कैसे किस तरीके से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं भाई इस एंगल को अपनी तरफ से हम कुछ ही मान लेते हैं। ठीक है, ये अगर 40 है, इसे मान लेते हैं जी 60 अपनी तरफ से। ध्यान देना, ओरली करके बता रहा हूँ। अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, दोनों बराबर है। बात समझ में आ रही है, ये 60 है तो ये 60 होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर ट्राइंगल की मैं बात करूँ, ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 60 है, 100 हो गया। तो तीसरा एंगल कितना बचा भाई, 80 बचेगा। तीसरा एंगल अगर 80 बचेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये भी 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझना चीज़ों को। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा क्या करने वाला हूँ मैं। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। इस ट्राइंगल की अगर बात करें, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 हो जाएगा, तो 180 हो गए। अब ये 80 और 80 160 है, 80 80 160 है, तो ये कितना होगा, 20 होगा। ये कितना होगा भाई, 20 होगा, क्योंकि किसका ट्राइंगल के तीनों कोनों का 180 होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप पॉइंट C को देखें, अगर आप पॉइंट C को ध्यान से देखें, पॉइंट
सी को ध्यान से देखें, ठीक है। पॉइंट सी में ये सारे एंगल मिला के अगर मैं पूरी लाइन 180 की कर दूँ तो कैसा लगेगा आपको, एंगल 60 और प्लस बीटा और प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 180। तो 60 और 20 कितना हो गया 180, तो बीटा बराबर कितना हो गया 180 माइनस 80, ठीक है। तो एंगल बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, आ गई नहीं 100 डिग्री, ठीक है। बेसिकली इन एंगलों पे ये लाई कर ही नहीं रहा, आप अपनी तरफ से 0 मान के कर लो, 10 मान के कर लो, 20 मान के कर लो, ये छोटे तरीके होते हैं, शॉर्ट तरीका है। ये तो मैंने थ्योरम तुम्हें बताई थी, ये कैसे आई है, ठीक है। बेसिकली ये एंगल इस पर लाई कर ही नहीं रहा, अगर लाई नहीं कर रहा है तो देखो मैं अभी मैंने 60 माना, आपके सामने मैं कुछ और मानता हूँ अभी, चलो ठीक है। एंगल 140 हो गया तो ये कितना बचा भाई 40 बचा, ये कितना बचा 40 बचा, बात समझ में आ रही है। अब इसमें ये 40 है, ये 70 है, ये कितना हो गया 110 हो गया, ये कितना बचेगा फिर 70 बचेगा, ये 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। 70 70 140, ये कितना हो जाएगा 40, पूरी लाइन कितने की 180 की, तो 40 प्लस पूरी लाइन कितने की, तो 40 और प्लस बीटा प्लस 40 और बराबर 180, ठीक है। तो यहाँ से अगर बीटा निकालोगे 40 40 80 घट जाएगा तो 100 डिग्री आएगा। एंगल आप कुछ मानो पर जो है एंगल आपको बड़ा एंगल मानना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, तो कुछ भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा एंगल मानना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों से ज़्यादा ही सम ना बैठे, जैसे यहाँ 110 बैठ गया था, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है, छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखो वो तो यहीं से पता चल रहा था भाई 40 70 100 इसी हिसाब से चलना है, ठीक है। तो मतलब कैसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में आर पी क्यू का मान थीटा के पदों में हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, ये हमारा डायग्राम हमें दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। एंगल आर पी क्यू इसका मान ज्ञात करना है थीटा के पदों में, इसके पदों में क्या मान इसका हो सकता है, ठीक है। थीटा के पदों में ये एंगल थीटा है, इसका मान याद करना है आपको आर पी क्यू का मान, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, ये एंगल थीटा है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि जो थीटा जो इसका मान है वो डिपेंड केवल इस पर कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, और किसी पे डिपेंड वो नहीं करेगा। कैसे, देखिए चलिए, तो देखिए कैसे हम इसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये थीटा एंगल है और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो इस एंगल को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं भाई 50 डिग्री। कितना मान लेते हैं 50 डिग्री। तो ये 50 है तो ये वाला कितना होगा भाई, ये भी 50 होगा, सिंपल सी बात है, ये भी 50 डिग्री होगा। अपनी तरफ से मान लेते हैं, पिछली थ्योरम में मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। ये थीटा है, ये 50 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर ये थीटा है, ये 50 है, ये थीटा है, ये 50 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 अंश होता है, तो थीटा प्लस 50 बराबर 180। तो ये कितना हो जाएगा भाई थीटा और प्लस 50 और प्लस ये जो भी एंगल है आपका एंगल सी और बराबर 180। तो ये कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा इधर जाके, तो ये कितना हो जाएगा 130 माइनस थीटा। इसको अगर मैं 130 माइनस थीटा कर दूं तो ये वाला भी 130 माइनस थीटा हो जाएगा भाई आपका, ये वाला भी क्या हो जाएगा। अच्छा, ये इसके बराबर नहीं है भाई, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। ये वाला, अगर ये वाला 130 माइनस थीटा है तो ये वाला भी आपका 130 माइनस थीटा होगा, 130 माइनस थीटा होगा। दोनों ही एंगल ये दोनों बराबर हैं भाई, ठीक है। तो दोनों ही एंगल क्या होंगे 130 माइनस थीटा। अगर मैं पॉइंट पी की बात करूं, पॉइंट पी को अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 50 प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस 130 माइनस थीटा, 130 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है जी 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो 130 150 कितना हो जाएगा 180। तो एंगल आर पी क्यू अगर मैं यहाँ से निकालने लगूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 180 और प्लस इधर जाकर हो जाएगा थीटा। तो 180 से 180 कट गया, तो एंगल आर पी क्यू आया कितना थीटा। एंगल आर पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थीटा। बात समझ में आ रही है। आप कुछ भी एंगल अपनी तरफ से रखोगे तो भी इसका मान जो है थीटा ही आएगा। बात समझ में आ रही है। इन एंगलों पर डिपेंड करेगा ही नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है। आप 50 की जगह कोई भी एंगल रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 70 80 90, ठीक है, कुछ भी एंगल आप रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका यही आएगा। इसी तरह से हम इस एंगल को इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो एंगल पी क्यू आर में बिंदु डी इस प्रकार दिए गए हैं कि क्यू आर पी आर और पी क्यू पर अंकित है। क्यू एफ बराबर क्यू डी के है, क्यू एफ बराबर
जो है आपका क्यू डी के हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, डी बराबर डी आर के हो गया, डी बराबर डी आर के है, ठीक है। एंगल आर पी क्यू 62 है, इस बार एंगल आर पी को दे दिया और आपसे ई डी एफ पूछा है, ई डी एफ ये वाला एंगल आपसे फिर से पूछ लिया है, ये वाला एंगल आपसे फिर पूछ लिया है। तो आप ये ना समझे कि ये वाला एंगल अगर आपका थीटा से तो ये वाला भी थीटा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंज है, यहाँ ये चेंज है, ठीक है। हाँ डिपेंड उसी पे करना है, डिपेंड उसी पे करना है, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया क्यू आर पे तो डिपेंड करेगा नहीं, जिस तरह से यहाँ ए और सी पे एंगल डिपेंड नहीं करा, इसी तरह यहाँ क्यू आर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो जैसे ये 62 है, ये दोनों साइडें बराबर है, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से। इस बार हम जो है इसको 40 डिग्री मान लेते हैं, या इसको 80 डिग्री मान लेते हैं। एक काम करते हैं 65 मान लेते हैं, इस बार 65, इसको 65 मान लें तो ये भी 65 हो जाएगा, ये 65 हो गया तो ये भी 65 हो जाएगा। अगर ये 65 है, ये 65 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 62 है, ये 50 है, ये 62 है, ये 50 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 और 5 11 112 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना एंगल बचेगा आपका 58, कितना बचेगा आपका 58 बचेगा या 68 बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका जो एंगल बचेगा वो बचेगा आपका 68, ठीक है। 112 में फिर क्या बचेगा आपका 68 एंगल बचेगा, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए मुझे, ठीक है, ये 65 है, ये वाला एंगल आपका 68 हो गया, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कितना आएगा 68 112 मतलब ये 56 होगा आपका, ये भी 56 होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है, ठीक है। और आप फिर से पॉइंट डी को देखें, अगर आप फिर से पॉइंट डी को देखें, पॉइंट डी को ध्यान से देखें, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 65 + 56 और प्लस एंगल एफ डी ई, और बराबर होता है जी 180, ठीक है। बराबर कितना होता है 180, तो एंगल एफ डी ई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 6 और 5 11, 110 और 121, 180 माइनस आपका हो गया 121। तो एंगल एफ डी ई का मान कितना आएगा 59 डिग्री, कितने डिग्री मान आएगा 59 डिग्री इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हो, जो मैं आपको पिछले 2 सवालों में ये बात एक बता चुका हूँ, 3 सवालों में। ऐसा आप कोई से भी सवाल में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, 2 भुजाएं आपकी बराबर मिल जाती है, कहीं भी कैसे भी आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। इन बातों पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड अल्फा के साथ में कर सकता है या कैसे भी साथ कर सकता है, इन पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। बात आप लोगों की समझ में साफ साफ यहाँ आ रही होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी अधिक कौन है। त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं पहले, ठीक है, और उसमें एंगल सी ये कह रहा है कि अधिक कौन है, ठीक है। तो ये भैया हमारा एंगल सी हो गया है, ठीक है, ये हमारा एंगल सी हो गया है, एंगल सी, ठीक है। और इसको मान लेते हैं एंगल ए और इसको मान लेते हैं एंगल बी। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि आगे कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी के बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक तो भैया ये होंगे ना, ये, ठीक है, ये होंगे ना बाहर। BC और AC को बढ़ाने पर, मतलब BC और AC को बढ़ाने पर बिंदु D और E पर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई BC को हमने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, और यहाँ मैं इसको C यहाँ लिख देता हूँ। AC को ऐसे बढ़ा दिया और हमने ये बढ़ा दिया, फिर BC को बढ़ा दिया हमने, ये किसे बढ़ा दिया जी, BC को, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं ये, बिंदु D पर मिलते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है, दोबारा से मैं इसको बना देता हूँ। ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें आपको एंगल C जो है इसने अधिक कौन बताया है, और एंगल B A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि AC को बढ़ाना है आपको, AC को बढ़ाना है आपको, ठीक है, और उसी के साथ में आपको किसे बढ़ाना है, आपको BC को भी बढ़ाना है, आपको BC को भी बढ़ाना है, BC को भी बढ़ाना है। और हमने BC को बढ़ा दिया, ठीक है, BC को बढ़ा दिया। अब इनका जो बाइसेक्टर है, बाह्य समद्विभाजक की इसने बात करी है, बाह्य समद्विभाजक तो ये होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। ये आपका किस तरीके से मिल रहा है भाई, ये आपका मिल रहा है इस तरीके से, बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के बहुत अच्छे से। ये इसका बाह्य समद्विभाजक है,
ठीक है भाई। चलिए, तो ये इस तरीके से मिल रहा है आपका बाह्य समद्विभाजक का मतलब जितने का एंगल ये है उतने का एंगल ये है, जितने का एंगल ये है आपका उतने का एंगल ये है आपका, ठीक है। चलिए भाई, तो कहने का मतलब ये हो गया। अब इसने क्या कहा, यदि ए बी ए डी और बी बराबर है, मतलब कहने का ये है, इसको डी मान लिया इसने। क्या कह रहा है ये, एंगल ए बी को बाह्य समद्विभाजक बी सी को हमने आगे बढ़ाया और बी सी से कौन सा बिंदु बना, डी बना, और इससे क्या बन जाएगा आपका बिंदु ई बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कह रहा है कि ए डी जो बराबर है वो किसके है, ए बी के, और बराबर है बी के, ठीक है। ये तीनों मतलब जो है आपकी ये बराबर है, ठीक है। अगर ये तीनों आपकी बराबर हैं तो अब आपको मान याद करना है किसका, एंगल ए सी बी का, एंगल ए सी बी, इस एंगल का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है। चलिए देखो इसे कैसे किस तरीके से करते हैं। अब ये आप इस ट्रायंगल को देखेंगे ध्यान से, आप देखेंगे कौन सी ट्रायंगल को ध्यान से, आप देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फ़ा होगा, ठीक है। और अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें, ये वाले ट्रायंगल को, तो इसमें ये दोनों बराबर हैं, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका बीटा होगा। बात समझ में आप लोगों की आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब इन्होंने क्या कहा, अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ही देखें, कौन से, इस वाले ट्रायंगल को ही देखें पूरा अगर आप इस ट्रायंगल को ही देखें, ठीक है, अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को ही देखें तो आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। चलिए इस वाले ट्रायंगल को ही देखें, ये बीटा है, ये बीटा है, इस वाले ट्रायंगल को आप देखें, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये पूरा एंगल जो है आपका बाह्य एंगल, ठीक है, वो कितना बैठेगा भाई, ये अगर बीटा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल आपका कितना बैठ जाएगा, 2 बीटा बैठ जाएगा। और अगर ये अगर 2 बीटा है, अगर ये वाला एंगल 2 बीटा है तो ये वाला भी 2 बीटा बैठेगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि बाह्य समद्विभाजक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो इसका जो आपका ये वाला अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा, तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अगर ये 2 अल्फ़ा है तो इतने का ये बैठेगा, ये भी 2 अल्फ़ा हो जाएगा। बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी अच्छी से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब कैसे करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 180। इस बात को तो हम भली भांति जानते हैं, तो अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं फिर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हमें, हमारा मोटिव है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना। चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किस हिसाब से निकलेगी, मान लेते हैं इसे ले लें, ट्रायंगल डी ए बी को ले रहे हैं, पहले ट्रायंगल डी ए बी को ले रहे हैं। क्या आ रहा है भाई, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है भाई, एक अल्फ़ा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका 180। इक्वेशन नंबर आपकी 2 होगी, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल कौन से को देखें, ट्रायंगल ए बी ई में देखें, अगर ट्रायंगल ए बी में देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 बीटा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को जब आप करेंगे तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 4 बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बीटा और 1 बीटा 5 बीटा प्लस 5 अल्फ़ा इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 360। 5 से अगर इसे काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आपको 72 मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 72 मिल जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 72 है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि थीटा बराबर 180 माइनस 72, 180 माइनस 72, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा आपका, इसमें से 72 अगर आप घटाएंगे तो 108 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका, 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा लेंथी था, है कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिंपल है, सरल है, ठीक है। आइए अब ट्रायंगल के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्टों को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो है आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीवेन कॉन्सेप्ट। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आपके आते हैं, सीवेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए
सीवीएन कॉन्सेप्ट। क्या है ये सीवीएन कॉन्सेप्ट, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए भाई, ठीक है। तो सीवीएन कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको देखना है। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी आपका ट्राइंगल है, ठीक है, इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, ये आपको पता है, ए बी सी 3 वर्टेक्स है, और इसके तीनों वर्टेक्स जो है वहाँ से उसके अपोजिट साइड पे कोई रेखा अगर खींचते हैं तो जिस पॉइंट से जाके मिलते हैं, आपका मतलब ये है सीवीएन का कि वर्टेक्स से कोई रेखा खींच दी और वो वहाँ जाके दूसरी उसकी अपोजिट साइड पे गिर गई, उसी को हम सीवीएन कहते हैं। किसे कहते हैं सीवीएन? इसके किसी वर्टेक्स से इसको खींच दिया, ये क्या है, ये सीवीएन है। ये क्या है भाई, ये सीवीएन है। बात समझ में आ रही है? अब सीवीएन का ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों सीवीएन एक ही पॉइंट से जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। त्रिभुज के अंदर कोई भी रेखा अगर उसके वर्टेक्स से अगर किसी अपोजिट साइड पे जा रही है, उसको हम सीवीएन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसको हम सीवीएन कह रहे हैं। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहले कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ। अगर सीवीएन कॉन्सेप्ट में आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये मैंने कोई रेखा खींच दी और मैंने यहाँ इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है हमारा एल्टीट्यूड। क्या है भाई? एल्टीट्यूड। पहचान क्या है इसकी? ये हमेशा 90 ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल। बात समझ में आ रही है? ये ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसकी ये पहचान है। आप लोगों के बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये होता है आपका एल्टीट्यूड, ठीक है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों पार्टों में से डिवाइड कर दे, बस एल्टीट्यूड किसी का भी हो सकता है, ये इस ट्रायंगल का भी हो सकता है, या ये भी एल्टीट्यूड होता है, इसको भी एल्टीट्यूड ही हम कहेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है वो जो है 2 भागों में बांटे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका इसको सीखना है कि आपको कोई भी ट्रायंगल है, आपका कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उस पर कोई भी रेखा अगर आपकी खींची जाती है इस तरीके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 90 है, परंतु ये 2 भागों में से डिवाइड कर रही हो, ठीक है। ये आपकी अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? मीडियन, MEDIAN। मीडियन किसे कहेंगे? जब जो है वो 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 पार्ट डिवाइड ऑन अपोजिट साइड, है ना। मतलब एंगल के सामने अगर 2 पार्टों में वो डिवाइड कर रही है तो उसे हम क्या कह रहे हैं भाई? मीडियन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसे हम? मीडियन, अगर वो 2 भागों में इसे डिवाइड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका, अगर मैं इसे ऐसे ना बना के, अच्छा इसकी एक बात और है, क्या ये 90 पे रहेगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीडियन तो ये भी हो सकती है ना भाई। मीडियन तो ज़रूरी नहीं है वो 90 पे हो, ठीक है, मीडियन तो ये भी हो सकती है। मीडियन का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 90 पे ही हो, ये मीडियन भी हो सकती है, ये भी मीडियन हो सकती है। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 होगा, एल्टीट्यूड हमेशा 90 होगा, परंतु मीडियन का ये नहीं है कि वो ज़रूर 90 पे ही काटे। ऐसा यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा 90, परंतु यहाँ तो 90 नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? एंगल बाइसेक्टर, जिसे हम कह रहे हैं क्या? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि 2 बराबर एंगलों में काटता है, मतलब ये वाला एंगल जितने का है, ये वाला एंगल, इसका भी जरूरी नहीं है कि ये जो है 90 डिग्री पे काटे। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एंगल बाइसेक्टर ऐसा जरूरी नहीं है कि 90 पे काटे, तिरछी भी हो सकती है और ये जो है बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये 90 पे भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और ये जो है इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सीवीएन में 3 तरह के कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं, ठीक है, 3 सब तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब इसी के आधार पे हम बहुत सारे थ्योरमों को पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ जो है थ्योरम को सोल्व नहीं कराने कहूँ कि वो कहाँ से आई हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, फिर उसमें जो है आप जो है उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि ये कहाँ इनका यूज होता है, ठीक है। तो आइए हम थ्योरमों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिवाज थ्योरम के बारे में। शिवाज थ्योरम क्या है? बहुत ही अच्छी थ्योरम है ये, ठीक है, इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे। चलिए, कोई भी ट्राइंगल है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिवाज थ्योरम कहाँ लग सकती है। मैंने आपको बताया कि सीवीएन का ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों सीवीएन एक दूसरे के पॉइंट को काटे। बात समझ में आ रही? परंतु शिवाज थ्योरम वहीं लगेगी जहाँ तीनों सीवीएन एक दूसरे को काट रही है। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को अगर तीनों काट रही हों तो शिवाज थ्योरम केवल वहीं लगेगी, और कहीं शिवाज थ्योरम आप नहीं लगा सकते। ये आपका ये हो गया, ठीक है, इसे काटना ही पड़ेगा अगर आप शिवाज थ्योरम लगाना चाहते हैं।
तो इसे काटना ही पड़ेगा एक दूसरे को, ठीक है। इस पॉइंट पे ये काटते हैं, तो मान लेते हैं ये ABC, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं E, और इसको मान लेते हैं F। तो व्हाट इज शिवाज थ्योरम? शिवाज थ्योरम कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखते चाहिए। शिवाज थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया, ये केवल तभी अप्लाई कर सकते हो आप जब तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हो। तो क्या है शिवाज थ्योरम? इसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं कि इसको एक तरफ से लेते चलो और ऐसे लेते चलो, ऐसे सर्कल में, ठीक है। इस तरीके से आप लेते चलो, जैसे ए से क्या आ रहा है पहले एफ, AF, तो AF बटे फिर क्या आ रहा है FB, AF बटे FB मल्टीप्लाई, फिर क्या आ रहा है BD बटे फिर क्या आ रहा है DC, फिर क्या आ रहा है DC मल्टीप्लाई, फिर क्या आ रहा है CE बटे फिर क्या आ रहा है AE या EA कह सकते हो, ठीक है। इन सब का मल्टीपल अगर आप करोगे तो इनके रेशो का, तो वो आएगा 1। दैट इज शिवाज थ्योरम, और कुछ नहीं है। शिवाज थ्योरम यही है, और इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सवाल किस तरह से आते हैं, मैं यहीं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लिया AC, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आपकी 6 दे रखी है, इसकी 7 दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भाई AE बटे इसकी वैल्यू निकालो, तो आप देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं, 4/5, ठीक है। 4/5 के बाद 6/7, और उसके बाद आप जो है EC बटे या CE बटे EA की वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे? 4 छिका 24, और ये हो गया 35, 24/35, और मल्टीप्लाई CE बटे EA, बस इसकी मल्टीप्लाई, ये 1 था, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो CE बटे EA बराबर आ जाएगा 35/24। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है आपको चीज़ें लगातार दी हुई हों, आपको चीज़ें लगातार दी हुई हों ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको ये एक छोड़ के एक दी हुई हो, ठीक है, आप किसी तरीके से कर, पर हाँ ये थ्योरम केवल तभी लगेगी जब आपको बाहर वाली साइड आप निकाल लो। अगर अंदर की साइड आप निकाल रहे हो, वहाँ शिवाज थ्योरम आपकी काम नहीं करने वाली है। शिवाज थ्योरम केवल कहाँ काम करेगी? आपकी बाहर की साइड आपकी शिवाज थ्योरम काम करेगी, ठीक है। आइए दूसरे थ्योरम की ओर हम चल देते हैं, ठीक है। और वैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये थ्योरम आई कहाँ से। एक बात और मैं बता देता हूँ, आप एक बात बताइए कि आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है, इस चीज़ को देखिए। मैं ये कह देता हूँ कि मान लिया 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, क्या शिवाज थ्योरम के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि तीसरी लाइन कहाँ जाएंगी? बिल्कुल बता सकती हैं। अगर 2 लाइनें अपने आप को काट रही हैं, ठीक है, तो तीसरी लाइन क्या इसे काटेगी? ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या ये भी इसको एक एक के पार्ट में काट रही है? बिल्कुल काटेगी, ABCD, और इसको E कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम निकाल लेते हैं। किधर से भी चल सकते हैं आप किधर से भी चल सकते हैं। मान लेते हैं आप इधर से चले, AE बटे EC मल्टीप्लाई CD बटे DB कह दो या BD कह दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ F पॉइंट है, हमें ये नहीं पता कि ये इसे काटेगी या नहीं काटेगी। हम कर देते हैं यहाँ से BF बटे AF, और हमको पता ये होता है, शिवाज थ्योरम को हम जानते हैं इस तरह से होता है। तो इसकी वैल्यू 1/1, इसकी वैल्यू 1/1, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, BF बटे AF, ठीक है, और बराबर 1। तो इसकी 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? BF बटे AF बराबर आ जाएगा 1/1। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि अगर दो लाइनें आपस में अगर किसी पॉइंट पे काट रही हैं, तो तीसरी लाइन भी जरूर ही उसी पॉइंट को ही छू के जाएगी, उसी पॉइंट को ही मिल के जाएगी। शिवाज थ्योरम ऐसा कह रही है, बात समझ में आ रही है? शिवाज थ्योरम आपको ऐसा कह रही है, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? तो शिवाज थ्योरम क्या कह रही है कि तीसरी लाइन भी आपकी वहीं से होके जाएगी, ठीक है। आइए अब हम थ्योरम नंबर 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 जो है वो भी आपका जो है वो इस तरीके से मिलेगी आपको, ठीक है। ये 3 सीवेन है और ये एक दूसरे को काट रही हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। ये आपकी A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये F हो गया, ठीक है। 3 सीवेन है, ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। तो अब दूसरी थ्योरम आपको क्या याद रखनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी थ्योरम मान लीजिए O पॉइंट पे आपको काट रही है। किस पॉइंट पे काट रही है? आपके ये आपको O पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि ये जो पॉइंट है ना ये, ठीक है, और इसका ये निचले वाला भाग जो है, ठीक है, जिसपे ये वाला भाग, ठीक है, और इसके लिए ये वाला भाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप देखेंगे किसी एक ट्राइंगल को देखें, इस वाले को देखें पहले आप, OD, इसमें क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट OD आ रहा है, तो OD बटे AD आप इसे कर सकते हैं OD बटे AD, ठीक है। इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे कि OF बटे FC
प्लस इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे कि ओ ई बटे क्या करेंगे बी ई, ठीक है। इन तीनों का सम जो होता है वो 1 होता है, इन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है 1 होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक थ्योरम आपको ये वाली याद रखनी है, बात समझ में आ रही है। आइए दूसरी थ्योरम के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरी थ्योरम क्या है, वो इसके अपोजिट है। अब के हमने ये वाली साइड ली थी, अब के इसको ये वाली साइड ले लेंगे, तो मतलब ओ ए बटे ए डी, ठीक है। प्लस इसके लिए क्या ले लेंगे, इस वाली साइड के लिए ओ सी बटे क्या हो जाएगा आपका सी एफ या एफ सी, ओ सी बटे एफ सी, ठीक है। उसके बाद हम इसे करेंगे क्या आएगा ओ बी बटे क्या आ जाएगा आपका बी, ठीक है। अगर आप इसके अपोजिट साइड लेते हैं तो इसमें क्या आता है आपका 2। ऐसा क्यों है आपको पता ही होगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ट्राइंगल है। जब इसके ये ट्राइंगल है तो जब ये तीनों C1 एक दूसरे को काटती हैं, जिस पॉइंट से काटती हैं वो से इसका सेंटर होता है, ठीक है। और वो हमेशा इसे 2 1 के भागों में डिवाइड करता है, 2 1 के भागों में। ये 2 1 है, ये 2 1 है और यही 2 1 है, ठीक है। तो इनका सम हमेशा 2 आएगा और इनका सम हमेशा 1 आएगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। प्रूफ भी है इसका, ठीक है। मैं जो है इसे प्रूफ भी करा सकता हूँ, पर इतना टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि हम जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम थ्योरम नंबर 3 सीखते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 में क्या है कि इस टाइप के सवाल इससे बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 3 C1 आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और एक ही बिंदु से जा रही हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। इसमें आपको क्या याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, किसी एक पॉइंट, मान लिया पॉइंट ए पकड़ लिया आपने, पॉइंट ए पकड़ लिया, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरम क्या बनेगी आपकी ए एफ बटे, ठीक है। पॉइंट ए को पकड़ लिया, ए एफ बटे एफ बी प्लस ए ई बटे ई सी, ए एफ बटे FB प्लस ए ई बटे EC, ठीक है। बराबर होगा आपका AO, इस ओ पॉइंट पे काट रहा ना, AO बटे OD, AO बटे आपका OD हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट का हो, आप इस पॉइंट को अगर पकड़ेंगे, इस पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे क्या कि BF बटे AF, ठीक है। फिर इधर की साइड का ले लेंगे, क्या आएगा BD बटे DC बराबर, ठीक है। अब इस पॉइंट को ले लेंगे कि क्या BO बटे या OB बटे क्या आ जाएगा OE। बात समझ में आ रही है। अगर आप इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को मतलब किसी एक पॉइंट को आप पकड़ सकते हैं, आप किसी एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उस पॉइंट को पकड़ा तो आप उसे क्या कहेंगे कि CE बटे AE, ठीक है। और प्लस यहाँ से CD बटे BD, ठीक है, CE बटे BD और बराबर आपने ये पॉइंट पकड़ा, ये आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका OC या CO, OC बटे क्या आ जाएगा आपका OF आ जाएगा। ये 3 थ्योरम हैं, ये भी इनसे मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो इन तीनों थ्योरम को आप जो है मैंने आपको बताया, इनके द्वारा आप बहुत सरल क्वेश्चन तरीके से कर सकते हैं। अब जो मैं आपको थ्योरम बताने जा रहा हूँ वो इन सभी थ्योरमों का बाप है। बाप मतलब फादर, मतलब पिताजी है, समझ रहे हो ना। तो उस थ्योरम को बड़े ध्यान से, थोड़ा सा आपको समझने में उसे शायद समय लग सकता है, हालांकि मैं उसके क्वेश्चन उससे भी कराऊंगा इसे, पर इतनी बेहतरीन थ्योरम है वो आपकी। अगर वो थ्योरम आपने कर ली तो ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन, ऐसी थ्योरम पे C1 पे कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। बात आप लोगों की समझ में आ रही है। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका नाम है मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसी थ्योरम से आप कोई भी क्वेश्चन जो आपका बचे, अब अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, मुझे नहीं लगता इस थ्योरम को पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला हो, ठीक है। चलिए इस थ्योरम को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने जो है ये थ्योरम बना देता हूँ किस तरीके से। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, फिर से वही तरीका है आपका, ठीक है। ये चलिए भाई, मास पॉइंट थ्योरम क्या है, इस ट्रायंगल को हम बाद में समझेंगे, पहले हम मास पॉइंट थ्योरम की आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लो। इसे मैं इसलिए समझा रहा हूँ, बाकी को मैंने इसलिए नहीं समझाया, उनका जो है इतना कम ही यूज करेंगे आप लोग, आप इसका ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। ये कोई भी आपका जो है, ठीक है, कोई भी छड़ है मान लेते हैं आपकी, ठीक है। इस पर हमने कोई M1 किलोग्राम का जो है एक पॉइंट लटका दिया है, भार लटका दिया है M1 किलोग्राम का, ठीक है। इसका दूसरे सिरा है, उस पर हमने M2 किलो का एक भार जो है लटका दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो इसके सेंटर पे कौन कितना बाहर जो है वो कितना बाहर इस पे काम करेगा ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, अच्छा इसका सेंटर भी मान लेते हैं इक्वल इक्वल के ये है, तो इसका सेंटर ये L1 दूरी है और ये इसकी L2 दूरी है, ठीक है। ये L1 दूरी है, ये L2 दूरी है, तो इसके सेंटर पे जो लोड काम करेगा वो करेगा M1 प्लस M2। यही थ्योरम है कि जहाँ आप जो है इसका जो जिस रेशो में आप बांटेंगे उस रेशो में आपका जो पॉइंट रहेगा उस पे जो बाहर होगा वो आपका M1 प्लस M2 होगा। यही थ्योरम है, इसी के द्वारा आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये थ्योरम कुछ नहीं है कि M1 L1, तो मतलब दोनों पे बाहर इक्वल कैसे होता है, इक्वल बाहर करना होता है कि M1 L1 बराबर होता है M2 L2, मतलब M1 L1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। या आप कह सकते हैं कि M1 बटे M2 बराबर होता है L2 बटे M1। अगर इनके रेशो की बात करेंगे तो रेशो लेंथ से इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो M1 L1 बराबर होता है M2 L2, M1 L1 बराबर M2 L2। आपको देखने में ऐसा लग रहा हो क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर अभी जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, ठीक है। क्वेश्चन को लेने से ही आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू 3 है और इसकी 4 है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है, ठीक है। तो इसी के द्वारा आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है आपका 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे जो पूछा है, आपसे कुछ भी पूछे, मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें बताऊँगा, आपसे कुछ भी पूछे आपको कैसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली बातें मैंने क्यों लिखी है कि मास का जो रेशो होगा वो लेंथ के रेशो का उल्टा होगा, यही बात समझनी है। ये काम की बातें हैं, नोट पॉइंट है ये। मास का रेशो लेंथ के रेशो का उल्टा होगा, लेंथ का रेशो मास के रेशो का उल्टा होगा। मतलब ये आपको लेंथ का रेशो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है लेंथ के रेशो का उल्टा। अगर इधर लेंथ 2 है तो इसका मतलब इधर 2 मास है, इधर मास 2 है, ठीक है। अगर इधर लेंथ 2 है तो इधर मास 2 है, अगर इधर लेंथ 1 है तो इधर मास 1 है। बात आप लोगों की समझ में आ रही है। इधर मास 1 है, इस लाइन की हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग BC हमने बात करी है, ये अकॉर्डिंग किसके, BC की बात करी है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें करते कैसे हैं ये चीज़ें आपको समझनी होगी। एक कॉमन पॉइंट लेते हैं जिससे दोनों वैल्यू आपको दी हुई हो, जैसे कि ये दिख रहे हैं वो आपको, ठीक है। तो पॉइंट B हमें कॉमन दिख रहा है, पॉइंट B हमें कॉमन दिख रहा है कि इधर की वैल्यू तो निकालनी है भाई, इधर से दी हुई है वैल्यू, इधर से दी हुई है। वैसे तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप फंसते चले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार आपने अच्छे से सीख लिया फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं, पहले आप सीखें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग BC में तो इस पर कितना आया 1। अगर मैं अकॉर्डिंग किसके लूँ, अकॉर्डिंग अगर मैं AB लूँ, अकॉर्डिंग AB लूँ तो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसके हिसाब से इस पर 4 होना चाहिए, इस पर रेशो कितना होना चाहिए, 4 रेशो होना चाहिए। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर इसकी लेंथ 3 है तो इस पे कितना होना चाहिए, मास जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझना है इस तरीके से, क्योंकि अपोजिट मैंने बताया था M1 बटे M2 मतलब L2 बटे M1। तो ये अगर यहाँ 4 है तो इस पे यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 है तो इस पे यहाँ 3 होगा, यहाँ अगर इस पे 1 है तो यहाँ इस पे 1 होगा, यहाँ इस पे 2 है तो यहाँ अपोजिट होता है, मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 मास आ गए, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू BC, पॉइंट B की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट B की। पॉइंट B में अकॉर्डिंग BC कितनी वैल्यू आ रही है, अकॉर्डिंग BC के 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग BC की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। अकॉर्डिंग AB की कितनी आ रही है, 4। इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, 4 एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया, 4। अब इसको मिटो देते हैं, इसको मान लेते हैं 4। कितना मान लेते हैं, 4। क्या मान लेते हैं इसको, 4, ठीक है। अब मैंने बताया दोनों पे इक्वल वेट बांटते हैं भाई, दोनों पे इक्वल वेट बांटते हैं। तो M1 गुना L1, M1 गुना L1, तो मतलब 4 गुना 2, 4 गुना 2। अगर इस पॉइंट पे 8 वेट आ रहा है, इस पॉइंट पे 8 वेट आ रहा है तो इस पॉइंट पे भी 8 वेट आना चाहिए। तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 8, 1 गुना 8, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, 1 गुना 8, 2 चौक 8, 1 गुना 8, 2 चौक 8, 1 गुना 8। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 चौक 8, 8 गुना 8, इक्वल वेट हमने बांट दिया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो यहाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ तो इक्वल पहले से ही है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो इक्वल वेट हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। तो मतलब इधर जरूरी नहीं इधर 8 आ रहा है तो उधर भी 8 है, पर इक्वल होना चाहिए हर। 2 चौक 8, इस पॉइंट पर 8 हो गया, 1 अट्ठे 8, इस पॉइंट पर 8 हो गया, 3 चौक 12, इस पॉइंट पे 12 हो गया इसके हिसाब से, और 4 तिया 12, इस पॉइंट पे कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी क्या निकाल सकते हैं आप, ठीक है।
अब समझे, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है इस पे कितना वेट होगा, इस पॉइंट पे कितना वेट होगा, इस पे कितना है भाई 4 है, इस पे कितना है जी 8 है, इस पे कितना है 4 है, इस पे कितना है 8 है, तो इस पे कितना हो जाएगा 12। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12 वेट हो जाएगा। कितना वेट हो जाएगा 12। मैंने बताया था अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पे कितना है जी 3 है, इस पे कितना है जी 4 है, इस पे कितना है जी 3 है, इस पे कितना है जी 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 7 वेट हो जाएगा। कितना वेट हो जाएगा 7 वेट हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर इधर 12 वेट है, मैंने बताया था कि जो वेट आपका इसका होता है पॉइंटों का होता है, सिरों का वेट होता है, लेंथ उसका उल्टा होता है। अगर यहाँ वेट 12 है तो क्या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है इस पॉइंट तक की 12 होगी, बिल्कुल होगी। और अगर यहाँ वेट 3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर इसके हिसाब से हम बात करते हैं, अगर यहाँ वेट 7 है तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू 7 होगी, अगर यहाँ वेट 8 है तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ 11 बैठता है, कितना बैठता है 11 बैठता है। अगर यहाँ वैल्यू 11 है तो यहाँ वैल्यू 11 होगी। ठीक है, और यहाँ वैल्यू 4 है तो यहाँ वैल्यू 4 होगी। आपसे कुछ भी पूछे सारी वैल्यू आपको पता चलेगी। है नहीं कमाल की थ्योरम। आपसे कुछ भी पूछे आप जो है इसे निकाल सकते हैं। अब हम कल जो है इसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कल लाऊंगा। ठीक है, तो चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए जो है हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।